Hi everyone. So today we are going to start with our chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 का नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर और आपकी सिलेबस में न्यू नेम दे दिया गया है चैप्टर को जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। रिसर्जेंस वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज का रिवाइवल होना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे स्टार्टिंग में इंदिरा गांधी का जब रूल चल रहा था तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे आज की वीडियो में कि ऐसा क्यों हुआ कि इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी। फिर हम पढ़ेंगे कि उस इमरजेंसी लगाने का क्या क्या आफ्टर इफेक्ट हुआ और कैसे दोबारा से डेमोक्रेसी को जो है हमारी कंट्री में स्थापित किया गया, क्योंकि अनडेमोक्रेटिक चीजें बहुत सब कुछ होंगी, आप देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। इसमें हम समझेंगे कि इमरजेंसी लगाने के पीछे इंदिरा गांधी का क्या क्या ये कहना था कि इंडिया में ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हो रही है, तो उस चीज को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी। फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे गुजरात और बिहार के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बन जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में। देन वी विल टॉक अबाउट दी कॉन्फ्लिक्ट विद द जुडिशरी की हमारी जो सरकार थी कांग्रेस की जो इंडिया पर रूल कर रही थी, उसका जुडिशरी के साथ जो न्याय देने वाला जो इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में जुडिशरी, उसके साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर हम पढ़ेंगे कि रेलवे के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने भी स्ट्राइक कर दी थी 1974 में। तो हम सारा बैकग्राउंड समझेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट जो कि सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा। तो इसमें हम ये समझेंगे कि हमारी इकोनॉमी की कितनी दुर्दशा हो गई थी। तो आपको पता है कि 1971 में बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था जिसकी वजह से 8 मिलियन यानी कि 80 लाख बांग्लादेशी जो हैं वो इंडिया में माइग्रेट किए थे। उनका बर्डन हमारे देश के ऊपर पड़ा था और उन्हें फूड भी चाहिए, राइट। और हुआ क्या कि इस समय पे आपको पता है कि जो मॉनसून है वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं आया था और इसकी वजह से फूड क्राइसिस था। फिर जब हमने पाकिस्तान के खिलाफ वॉर लड़ी उसके बाद यूएस की जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि हम इंडिया को अब कोई भी एड, कोई भी हेल्प नहीं भेजेंगे। फिर उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के, तेल के जो दाम है वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे देश का भी पेट्रोल डीजल वगैरह का दाम बढ़ जाता है। और उसी चीज की वजह से क्या होगा कि क्योंकि तेल के दाम बढ़ चुके हैं और चीजों का भी दाम बढ़ना शुरू हो गया। जैसे कि इन्फ्लेशन का रेट देखा जाए 1973 के अंदर 23% इंक्रीज आ गया। तो अगर एक चीज आपकी 100 रुपीज की आती थी तो फिर वो 1973 में 123 की आनी शुरू होगी। उसी तरीके से 1974 में 30% इन्फ्लेशन हो गई। उसके बाद आपको पता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कम हो गई, तेल के भाव जो हैं वो ज्यादा हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रही थी। मॉनसून के बारे में मैंने आपको बताया 1972 और 73 के अंदर मॉनसून कम, मॉनसून यानी कि बारिश जो है वो सही से नहीं आई। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो 8% से कम हुई, राइट। ये 8% आपको यहाँ पे छोटा लग रहा है, पर जब व्हेन यू आर डूइंग इन प्रैक्टिस कि इतना 8% इतना बड़ा होता है तो तब इम्पैक्ट हमें समझ में आता है। उसके बाद जो नॉन कांग्रेस जो पार्टीज थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। और फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी के जो ग्रुप्स थे जिन्हें कि माओइस्ट या नक्सलाइट्स भी बोला जाता था, वो कैसे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं कर रहे थे। यानी कि उन्हें लगता था कि ये जो पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो प्रिविलेज्ड लोग हैं और वो लोअर मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, पेजेंट्स के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। और वो चाहते थे कि कैपिटलिस्ट ऑर्डर जो इंडिया के अंदर स्थापित हो गया है हम उसे ओवरथ्रो कर लें। यानी कि उन्हें ये होल कॉन्सेप्ट जिसके लिए हमने फ्रीडम स्ट्रगल किया था वो ही सही नहीं लगता था माओइस्ट लोगों को, नक्सलाइट लोगों को। तो उनके भी हम मूवमेंट को पढ़ेंगे। अभी हम शुरू करने वाले हैं सेकंड बैकग्राउंड की हमारे देश में क्या चल रहा था। तो हम देखेंगे कि कैसे
नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो स्प्रेड हो रही थी। अब हम इसके मतलब का भी समझेंगे कि क्या एक्चुअल में इसका अर्थ क्या है। तो हम देखेंगे कि 1967 यानी कि 8 साल पहले 75 जो है वो आपका मेन ईयर आप याद कर लो। 1975 सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है इस चैप्टर का। तो 8 साल पहले 67 के अंदर एक नक्सलबारी पुलिस स्टेशन में क्या होता है कि कुछ पेजेंट्स जो हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं, रिविलियन कर देते हैं। ये है बात वेस्ट बंगाल की। तो अब होता क्या है कि ये जो पेजेंट अपराइजिंग है वो किया किसने था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे। ये पेजेंट अपराइजिंग हुई थी और विद टाइम ये जो है वो बहुत सारी स्टेट्स में फैलने लगा था। तो अब होगा क्या कि ये जो लोग हैं इकट्ठे हुए वे, इन्होंने अलग से अपना एक और पार्टी बना लिया था, ठीक है, जो कि इसी पार्टी में से अलग पार्टी बनी थी। और लीडर कौन थे इस पार्टी के? चारू मजुमदार। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये लीडर थे इनके, और इस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट आइडियोलॉजी की पार्टी थी। आपने मार्क्सिस्ट के बारे में तो बहुत सब कुछ देख लिया कि ये वाली पार्टी जो है वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर रही थी, पर ये वाली जो है वो न्यू बनेगी चारू मजुमदार के लीडरशिप के अंडर, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये मूवमेंट स्प्रेड होता जा रहा था वेस्ट बंगाल से दूसरी स्टेट्स में भी, इसकी वजह से इस पूरे जो मूवमेंट है इसे नक्सलाइट मूवमेंट बोला जाना शुरू कर दिया गया, क्योंकि ये नक्सलबारी पुलिस स्टेशन से ही शुरू हुई थी। तो अगर हम देखें कि जो CPI-ML है उसकी क्या आइडियोलॉजी है चारू मजुमदार के अंडर जो थी, तो सबसे पहले है इनका आइडियोलॉजी थी CPI-ML की कि दे यूज टू स्नैच द लैंड फ्रॉम द रिच एंड गिव टू द पुअर एंड द लैंडलेस। यानी कि जो अमीर लोग हैं उनसे उनकी जमीन जो है वो छीन लेना और लैंडलेस लोगों को दे देना, एंड दे यूज वायलेंट मीन्स टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो अहिंसा के ये सपोर्टर्स नहीं थे। दे यूज टू डू हिंसा, वायलेंस अपने चीजों को पूरा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था, तो क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेंस बढ़ रही थी इसकी वजह से जो वेस्ट बंगाल की कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी वहां पे वेस्ट बंगाल में, उन्होंने कोशिश की कि हम प्रिवेंटिव डिटेंशन करें। यानी कि जैसे चारू मजुमदार हैं, इन्हीं के नीचे जो अंडर काम कर रहे हैं जितने भी लोग CPI-ML के, उन्हें शक के आधार पर ही अरेस्ट कर लिया जाए, उसे बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। पर उसका भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और विद टाइम क्या हुआ, ये जो CPI-ML है इसमें से भी एक और पार्टी निकली जिसका नाम था CPI-ML, यानी कि ये पूरा मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और ब्रैकेट में लिबरेशन, ये नई पार्टी थी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये कहाँ कहाँ तक फैल चुकी थी, तो ये 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जो कि 9 स्टेट्स के अंदर फैली हुई ये 75 डिस्ट्रिक्ट्स थी। मेनली आदिवासी डिस्ट्रिक्ट थी ये यहाँ पे, जहाँ पे ज्यादातर आदिवासी लोग ही रहते थे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा नक्सलबारी वायलेंस जो है वो पहुंच चुकी थी। देखा जाए कि ऐसा ग्रोथ क्यों हो रहा था, क्योंकि ये जो आदिवासी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थी यहाँ पे जो शेयर क्रॉपर्स होते थे, यानी कि जैसे कोई इंसान है वो किसी और के खेत पे काम करने जाएगा और उसमें से जो भी प्रोड्यूस आएगा उसका कुछ शेयर उस इंसान को, उस लेबर जो कर रहा है इंसान, उसे दे दिया जाएगा, उसे शेयर क्रॉपर बोला जाता है। अंडर टेनेंट जो उधार ले लेकर कर रहे हैं, रेंट पे जमीन लेके कर रहे हैं, या फिर स्मॉल कल्टीवेटर्स, इनके जो है उस समय पे 1967 के बाद जो बेसिक राइट्स हैं वो बिल्कुल खत्म होते जा रहे थे। इन्हें कोई फिक्स जैसे नहीं था कि फेयर अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस का शेयर दे दिया जाए कि इतना अनाज तुम रख लो। वेजेस जो है वो अच्छी तरीके से पे नहीं की जाती थी, ठीक है, जिसे हम दिहाड़ी बोलते हैं। उसके बाद जो एक्सप्लॉयटेशन है उनकी वो बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई थी। दैट्स व्हाई दिस नक्सलाइट मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग अक्रॉस दीज डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद क्या हुआ कि कई ह्यूमन राइट वर्कर्स ने सरकार की भी क्रिटिसिज्म की कि आप जो हैं बहुत सारे नक्सलाइट मूवमेंट के जो
लीडर्स हैं, जो उसके वर्कर्स हैं, उन्हें आप कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के खिलाफ जाके मार देते हैं। क्योंकि जब ये वायलेंस करते थे, इनके ग्रुप के लोग वायलेंस करते थे, तो कई बार इनकी ग्रुप में से भी डेथ होती थी, और फिर जब गवर्नमेंट इन्हें सप्रेस करने की कोशिश करती थी तब भी इनकी डेथ होती थी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नक्सलाइट मूवमेंट। तो आप देखोगे कि कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। और उसके रीजन क्यों हैं आप देखोगे, रीजन तो सरकार की वजह से ही क्रिएट होंगे, ठीक है, आगे भी हम पढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैकग्राउंड, वो है गुजरात एंड बिहार मूवमेंट। तो इसमें हम समझेंगे कि कैसे गुजरात और बिहार में स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट को लीड करते हैं। तो गुजरात में जब शुरू हुआ था प्रोटेस्ट, वो था जनवरी 1974, दिस इज 4, ठीक है, और बिहार में मार्च 1974 में। तो दोनों में सेम है, बस गुजरात में जनवरी और इसमें मार्च है, 2 महीने का फर्क है, ठीक है। अब आप देखो कि गुजरात के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, उसके सेम ही ऑलमोस्ट रीजंस हैं। करप्शन दोनों का रीजन था कि करप्शन बहुत ज्यादा फैल रहा था। राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन, इसका भी सेम था कि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, कुकिंग ऑयल का भी ज्यादा होता जा रहा है। और सिमिलरली बिहार में आपको 2 और चीजें दे रखी है, फूड स्कार्सिटी और अनएम्प्लॉयमेंट, कि क्यों स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब हम गुजरात को अलग से पढ़ेंगे कि गुजरात में क्या हुआ कि ऑपोजिशन पार्टी ने भी ज्वाइन कर लिया इनका प्रोटेस्ट। तो इसकी वजह से इनका प्रोटेस्ट जो है वो और भी बड़ा बन गया। अब बड़ा बन गया प्रोटेस्ट, तो गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स वगैरह होने लगी। इसकी वजह से गुजरात के अंदर स्टेट का प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज कर दिया गया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि जो सीएम वगैरह हैं वो ज्यादा कुछ करते नहीं है, सारा जो है वो सेंटर के पास, प्रेसिडेंट के पास पावर चली जाती है पूरे गुजरात की। तो अब होता क्या है कि इसी के चलते जो मोरारजी देसाई हैं और बाकी जो भी ऑपोजिशन थी, वो कहती हैं कि गुजरात में जो है कांग्रेस का रूल था, तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो गुजरात में कांग्रेस रूल कर रही है उसे डिसमिस कर देना चाहिए और दोबारा से इलेक्शन करने चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दबाव क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने भी, मोरारजी देसाई ने भी कहा था कि मैं हंगर स्ट्राइक पे जाऊंगा अगर जो दोबारा से इलेक्शन नहीं कराए गए। तो फाइनली क्या होता है, जून 1975 के अंदर जो फ्रेश इलेक्शंस हैं लेजिस्लेचर को, विधानसभा को, वो कराए जाते हैं, और उसमें क्या होता है, जो कांग्रेस है वो गुजरात के अंदर हार जाती है। तो यहाँ पे तो जो एम है वो पूरा हो जाता है। अब हम चलते हैं बिहार की केस पे। तो आपने रीजंस देख लिए, अब हम देखेंगे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे। वो अपने मूवमेंट को बड़ा करने के लिए वो जयप्रकाश नारायण जो हैं, जयप्रकाश नारायण जी जो हैं उनका सहयोग लेंगे, ताकि जो मूवमेंट है वो काफी बड़ा बन सके। तो इन्हें जेपी भी बोला जाता है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। तो इनका बहुत बड़ा रोल आप भी पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ था। तो इन्होंने 2 शर्तें रखी कि मैं तभी ज्वाइन करूंगा मूवमेंट को अगर नंबर 1 चीज कि जो मूवमेंट है वो नॉन वायलेंट होगी, कोई भी हिंसा नहीं करी जाएगी, और सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रखेंगे इस मूवमेंट को। तो स्टूडेंट्स चाहते थे कि जेपी जो है वो हमारे साथ हमारा सपोर्ट करें। तो स्टूडेंट्स ने मान ली दोनों बातें। इसकी वजह से जो मूवमेंट है उसे पॉलिटिकल करेक्टर मिल गया, मतलब पॉलिटिक्स भी आ गई उसमें। सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है उसमें, दूसरी पार्टी के लोग और बहुत बड़े नेता जो कि जेपी हैं वो भी आ गए, और एक नेशनल अपील आ गया, क्योंकि बिहार तक ही सीमित नहीं रखना था इस मूवमेंट को। तो जो जेपी हैं इन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस को बिहार के अंदर डिसमिस कर देना चाहिए। एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि जो जेपी है ही कॉल्ड फॉर टोटल रेवोल्यूशन इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फेजेस ऑफ बिहार, कि बिल्कुल रेवोल्यूशन करने की जरूरत है, बहुत सारी क्रांति लाने की जरूरत है, इनकलाब की जरूरत है, ताकि जो बिहार है वहां पे ट्रू डेमोक्रेसी को स्थापित कर दिया जाए। तो अगर आपको कहे क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर कि कौन इंसान थे वो जिन्होंने टोटल रेवोल्यूशन का नारा जो है वो शुरू किया था, तो वो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अब क्या होता है कि फिर भी जो गवर्नमेंट है वो रिफ्यूज कर देती है कि हम नहीं रिजाइन करेंगे। तो 75 के अंदर जो जयप्रकाश नारायण जी हैं उन्होंने पार्लियामेंट में एक मार्च को कहा कि सभी लोग पार्लियामेंट तक जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, ठीक है,
इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा हर चीज के दाम बढ़ा दिए हैं और देश में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं रही है। तो ये मार्च जो थी वो बहुत बड़ी मार्च थी, ठीक है। आज तक दिल्ली में इतना बड़ा प्रोसेशन नहीं हुआ था, प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। तो इसमें भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल, कांग्रेस ओ, आपको पता है ओल्ड वाली कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, इन सभी ने जेपी का जो है वो साथ दिया था। तो ये आपने पढ़ा बिहार की मूवमेंट के बारे में। और बिहार की मूवमेंट में आप याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण का रोल बहुत बड़ा था। अब हम लास्ट के 2 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे सेकंड लास्ट वाला टॉपिक है वो है रेलवे स्ट्राइक। रेलवे जो है वो उस समय पे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर था, यानी कि सरकार के अंडर सबसे बड़ा सेक्टर था। और आप देखेंगे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर रेलवे मेंस स्ट्रगल बनाई गई थी, जिसके हेड जो थे वो थे जॉर्ज फर्नांडिस, एंड यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जॉर्ज फर्नांडिस हैं। इन्होंने डिमांड रखी कि रेलवे के जो वर्कर हैं उन्हें बोनस और सर्विस की अच्छी कंडीशंस जो हैं वो फिर से देखनी चाहिए और देनी चाहिए रेलवे के वर्कर्स को। तो इनका जो मूवमेंट है वो मई 1974 के अंदर शुरू होता है। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, यू शुड लर्न दिस डेट। तो मई 1974 में इनका जो ये मूवमेंट है वो शुरू हुआ। और इस समय पे ये हमने देखा कि वर्कर्स के राइट के लिए, लेबर क्लास के लिए जो है बहुत ज्यादा आवाजें उठ रही थी, जैसे आपने नक्सलाइट मूवमेंट के अंदर देखा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये स्ट्राइक इलीगल है और इन्होंने ये जो स्ट्राइक कर रहे थे, जो भी जॉर्ज फर्नांडिस और इनके अंडर, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और एक टेरिटोरियल आर्मी को रेलवे के, जैसे लोग रेलवे जला देते हैं जब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसको रेलवे के ट्रैक को बचाने के लिए आर्मी को तैनात कर दिया गया कांग्रेस द्वारा। अब होता क्या है कि 20 दिन में ही ये जो रेलवे स्ट्राइक है वो कॉल ऑफ कर दी जाती है, ठीक है, इसे बंद कर दिया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक अपनी वीडियो का, जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। ये 5th टॉपिक है ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, आई होप मैंने सही हिंदी की ट्रांसलेशन की है। तो जो जुडिशरी है और जो सरकार है, जो कांग्रेस सरकार है, रूलिंग पार्टी है, उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसके अंदर क्या होगा, जो जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए सरकार के खिलाफ जो है वो जजमेंट्स पास करती रहेगी, ठीक है। अब होगा क्या, जुडिशरी कहती है कि डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार, कांग्रेस जो है वो कह रही थी उस समय पे कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी कर सकता है। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड किया जा सकता है, राइट। उसमें चेंजेस, उसमें से कुछ काटना है, कुछ ऐड करना है या कुछ चेंज करना है, वो जो है पार्लियामेंट कर सकता है, पर उसकी भी एक लिमिट है आज के टाइम में। तो वो लिमिट कितनी होनी चाहिए, उस समय पे 75 के आसपास बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। वो ही पढ़ेंगे हम कि पार्लियामेंट कह रहा था कि हमारे पास सारी पावर्स हैं, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। कांग्रेस सरकार कह रही थी कि प्रो पुअर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जरूरी है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें, अमेंड करें। पर जुडिशरी कह रही थी डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक हिस्से को आप अमेंड नहीं कर सकते। तो मेन मुद्दा क्या था, 3 क्वेश्चन थे। क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है गवर्नमेंट? जुडिशरी कह रहा था नहीं कर सकते आप। फंडामेंटल राइट्स सबसे ज्यादा बेसिक चीज है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे कोई भी ऑल्टर नहीं कर सकता अगर उसके बेसिक फीचर्स जो हैं वो चेंज किए जाएंगे, तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही थी मैं तो करूंगी, क्योंकि मुझे अपने प्रो पुअर यानी कि पुअर लोगों के लिए अलग अलग चीजें करनी है, पॉलिसीज बनानी है। सेकेंड क्वेश्चन था अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी, कि क्या सरकार चेंज कर दे उसे। तो जुडिशरी ने फिर से कहा कि कुछ बेसिक फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसे पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद देखो हर चीज में क्या हो रहा है, जुडिशरी कह रही है नहीं 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 नहीं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था। और यहाँ पे जुडिशरी है भी सही, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स को क्या सरकार चेंज कर दे, क्योंकि उसने डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है कि सरकार कुछ अच्छा करे लोगों के लिए,
ये होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो फिर से जुडिशरी ने कहा कि नहीं, क्योंकि कुछ बेसिक फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर वही चेंज कर दिए गए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो अभी होता क्या है, एंड में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंडिया के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसे बोला जाता है केशवानंदा भारती केस 1973 का, इसमें कहा गया कि जो जुडिशरी है वो कभी भी, जुडिशरी नहीं सॉरी, जो पार्लियामेंट है वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इन्होंने स्पेसिफाई कर दिए कि ये हिस्से को अमेंड नहीं कर सकती। देयर इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे गवर्नमेंट अमेंड चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, अब देखो और कॉन्फ्लिक्ट कैसे बढ़ेगा। इंदिरा गांधी को आया गुस्सा, अच्छा आप कुछ भी हमें नहीं करने दोगे, आप हमारी पावर्स छीन रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी की सरकार ने, देखो जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज होता है उसे बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये रूल होता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का उसे CJI बना दिया जाएगा जब भी CJI की सीट वेकेंट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है, वेकेंट हो गई 73 के अंदर। अब था क्या, आप लगा लो कि 3 लोग ऐसे थे, 3 जजेस ऐसे थे जो कि सीनियर मोस्ट थे। ठीक है, इन्हें ना बनाकर CJI, ना ही तो सबसे सीनियर को बनाया, ना ही उससे कम, ना ही उससे कम, 4th नंबर पे जो सीनियर था ना, जिनका नाम था AN राय, इन्हें CJI बना दिया गया। अब देखा ये गया कि ये जो 3 सबसे सीनियर जज थे, ये तीनों के 3 जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, और सही भी था, वो सच्चाई के साथ थे एक तरह से, और AN राय जो है वो गवर्नमेंट के लिए काम करने के लिए तैयार थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा हो गया, डेमोक्रेसी को ही हिला दिया गया कांग्रेस सरकार द्वारा कि जो AN राय हैं उन्हें CJI बना दिया गया। और इस समय पे गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी के जो क्लोज एसोसिएट्स थे, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है और ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, उसे कमिटेड होना चाहिए हमारे लिए। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, उसे हमसे बाहर निकल के नहीं चलना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि क्या कुछ चल रहा था इंडिया के अंदर। और फिर क्या होगा, इस कहानी को बहुत ही ट्विस्टिंग तरीके से खत्म करते हुए कि हाई कोर्ट जो है वो कह देती है कि इंदिरा गांधी जो सिलेक्ट हुई है 1971 में एज द PM, ठीक है, उन्होंने जीता है, वो इनवैलिड तरीके से जीती है, इसलिए वो वैलिड नहीं है उनका चुनाव। तो बाकी की स्टोरी हम जानेंगे अगले पार्ट में। We will meet in the next part. Thank you.